हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल्स। आज हम बात करेंगे पार्लियामेंट्री सिस्टम्स के बारे में। इसमें डिटेल से जानेंगे कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में आखिर होता क्या है और ये काम कैसे करती है। सबसे पहले व्हाट इज पार्लियामेंट्री सिस्टम। जो पार्लियामेंट्री सिस्टम आखिर होता क्या है, तो आर्टिकल 75 और 74 के अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में बताया गया है, जो कि सेंट्रल लेवल पे काम करती है। और एक आर्टिकल 163 है और 164 है। ये दोनों आर्टिकल्स पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में ही बताती है, वो भी स्टेट लेवल पे। ठीक है, दो प्रकार के सिस्टम्स होते हैं गवर्नमेंट में, डेमोक्रेसी में। एक होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम, एक होता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में बात करते हैं। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है, एग्जीक्यूटिव जो होता है लेजिस्लेचर के प्रति उत्तरदायी होते हैं, मतलब रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जितने भी पॉलिसी बनाते हैं और एक्ट बनाते हैं, सभी के लिए वो उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, और इस सिस्टम्स को कैबिनेट गवर्नमेंट या रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी कहा जाता है। और इसकी जो ऑरिजिनेट है वो ब्रिटेन में हुई थी। और वेस्टर्न मिनिस्ट्री मॉडल्स भी कहा जाता है, क्योंकि हमारे इंडिया से वेस्ट में है। ठीक है, वेस्टर्न में इसकी ऑरिजिनेट हुई थी, इसीलिए हम लोग इसको वेस्ट मिनिस्टर्स मॉडल भी कहते हैं। अब बात करते हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम की। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में जो कि एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल होते थे, इसमें नहीं होते हैं। ठीक है, कोई भी लेजिस्लेचर के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे। और इस सिस्टम को नॉन रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी कहा जाता है और फिक्स्ड एग्जीक्यूटिव सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं। अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट की। तो फीचर्स में बात करें तो नंबर 1 पे आ जाता है नॉमिनल्स एग्जीक्यूटिव और रियल एग्जीक्यूटिव। जो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होते हैं वो हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम में प्रेसिडेंट हो जाते हैं। प्रेसिडेंट वो जो कि हेड ऑफ द स्टेट होते हैं। वही रियल एग्जीक्यूटिव की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर होता है, जो कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है। आर्टिकल 74 कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाए जाएंगे, जिसमें पीएम प्राइम मिनिस्टर है उसको हेड करेंगे, लीड करेंगे। ठीक है, और प्रेसिडेंट को एडवाइस देंगे और सहायता करेंगे उसके काम में, उसके फंक्शंस में। ठीक है, जो एडवाइस दिए जाते हैं कैबिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा, मतलब प्राइम मिनिस्टर जो हेड करते हैं उसके द्वारा, वो प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग होंगे, मतलब उनके अनुसार ही उन्हें काम करना पड़ेगा। दूसरा जो है मेजोरिटी पार्टी रूल। मेजोरिटी पार्टी रूल में क्या होता है, अगर कोई पार्टी अधिक मेजोरिटी सीट्स प्राप्त करता है तो वही सरकार बनाती है। ठीक है, तो वही क्या करते हैं, गवर्नमेंट फॉर्म करती है। अगर क्लियर मेजोरिटी नहीं है, नो मेजोरिटी है, तो कॉलिजन्स गवर्नमेंट बनाई जाती है। ठीक है, और थर्ड फीचर है वो है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी आर्टिकल 75 के अंदर बताया गया। जो मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है, वो पार्लियामेंट के लिए जनरली रूप से वो रिस्पॉन्सिबल होंगे, और पार्टिकुलर रूप से लोकसभा के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मिनिस्टर सभी एक साथ रिस्पॉन्सिबल होंगे। ठीक है, आगे बात करें तो 4 नंबर में क्या आता है, तो पॉलिटिकल होमोजेनिटी। पॉलिटिकल होमोजेनिटी में क्या होता है, तो मेंबर जो होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के, जितने भी मेंबर होते हैं वो लगभग एक पार्टी के होते हैं, मतलब सेम पॉलिटिकल पार्टी के होते हैं, जिसके कारण उनके जो आइडियोलॉजी है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, वो सेम होते हैं, इसलिए होमोजेनिटी होती है। ठीक है, अगला है डबल मेंबरशिप। डबल मेंबरशिप 5th नंबर का है। ठीक है, डबल मेंबरशिप में इसको होता है कि एक जो मिनिस्टर्स एक साथ लेजिस्लेचर के भी मेंबर होंगे और एग्जीक्यूटिव के भी मेंबर होंगे। अगर वो मेंबर नहीं है, नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, 6 कंसेक्यूटिव मंथ तक, लगातार 6 महीने तक अगर वो मेंबर्स नहीं रहे, तो उनकी जो मेंबरशिप है वो छिन जाती है, वो मिनिस्टर्स पद से हटा दिए जाते हैं। ठीक है, अगला है 6 नंबर, लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर मतलब जो प्राइम मिनिस्टर है वो लीड करते हैं किस किस चीज के, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का लीड करते हैं,
पार्लियामेंट का, और जो पार्टी है, पार्टी जो पावर में उसका लीडर होते हैं। कौन कौन से? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, पार्लियामेंट और पार्टी इन गवर्नमेंट, ठीक है। अब बात करते हैं 7 नंबर की। 7 नंबर डिजोल्यूशंस ऑफ द लोअर हाउस। जो डिजोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं? प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को एडवाइस देते हैं, सलाह देते हैं, रिकमेंड करते हैं कि वो लोअर हाउस को डिजॉल्व कर सके। तो इसके बाद वो प्रेसिडेंट डिजॉल्व कर सकता है पार्लियामेंट, मतलब लोकसभा। लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट मतलब लोकसभा। जो हायर अपर हाउस है जिसको राज्यसभा बोला जाता है उसको डिजॉल्व नहीं किया जा सकता, कभी नहीं। आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट के फीचर्स के बारे में। प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट में जैसा कि नाम से ही पता है, प्रेसिडेंट मतलब इनमें जो प्रेसिडेंट का रोल है सबसे अहम होता है। सबसे पहले बात करते हैं प्रेसिडेंट होते क्या है इसमें। तो प्रेसिडेंट स्टेट के हेड और गवर्नमेंट के हेड दोनों होते हैं, ठीक है। और जो गवर्न करते हैं वो कैबिनेट की हेल्प की, मतलब की सहायता से वो पूरे देश पे राज करते हैं। कैबिनेट कौन होते हैं? कैबिनेट होता है एक स्मॉल बॉडी जिसको हम किचन कैबिनेट भी कहते हैं। और इसका जो इलेक्शन होता है नॉन इलेक्टेड मेंबर होते हैं। डिपार्टमेंट और सेक्रेटरी टाइप होते हैं, इसमें जितने भी होते हैं पढ़े लिखे कैबिनेट में होते हैं, ठीक है। और ये प्रेसिडेंट के प्रति उत्तरदायी होंगे, जितना भी काम करेंगे प्रेसिडेंट उनकी देख रेख करता है। मतलब प्रेसिडेंट को उनका जवाब देना पड़ेगा, ऐसा क्यों किया, क्या हुआ, ठीक है। अब बात करते हैं प्रेसिडेंट की। प्रेसिडेंट की बात करें तो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शंस होता है, चुनाव, वो होता है कॉलेजियस इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा। और इनका जो कार्यकाल होता है फिक्स टेन्योर होता है, 4 साल के लिए इनको इलेक्ट किए जाते हैं। और इन्हें रिमूव नहीं किया जा सकता, कांग्रेस के द्वारा रिमूव नहीं होगा, ठीक है। इम्पीचमेंट के द्वारा ही इसे रिमूव किया जाए। जैसा कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में प्राइम मिनिस्टर को नो मोशंस के द्वारा रिमूव किया जा सकता है और रद्द भी किया जा सकता है पूरा, लेकिन प्रेसिडेंट को नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं क्या ये लोअर हाउस को डिजॉल्व कर सकता है? नहीं। प्रेसिडेंट प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट लोअर हाउस को, जो कि कांग्रेस के लोअर हाउस है, उनको डिजॉल्व नहीं कर सकते, रद्द नहीं किया कर सकते, ठीक है। इसमें होता है डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, मतलब सभी के पास अलग अलग, जैसे जुडिशरी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, सभी के पास अलग अलग पावर होती है और कोई एक दूसरे के कार्य में इंटरफेयर नहीं करते, ठीक है। अब बात करते हैं मेरिट्स ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम की। मेरिट्स मेरिट्स की बात करें तो सबसे पहले हार्मोनी बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव। जैसा कि बताएं कि जो एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेचर का ही पार्ट होता है, ठीक है। जो मिनिस्टर्स होते हैं लेजिस्लेटिव के भी मेंबर होते हैं और एग्जीक्यूटिव के, इसलिए इसमें होमोजेनिटी बनी रहती है। और दोनों में कॉर्पोरेशंस मतलब कॉर्पोरेशंस होते हैं। और दोनों के बीच में जो डिस्प्यूट है और कन्फ्लिक्ट है बहुत ही कम होता है, लेस स्कोप होता है, क्योंकि दोनों की सहमति, कॉपरेशंस और दोनों ही के पार्ट मिनिस्टर्स होते हैं, इसीलिए और कुछ नहीं। होमोजेनिटी के बाद बात करते हैं रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट मतलब होता है जिम्मेदार। जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं वो पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। ऑमिशन जो भी जितने भी एक्ट ऑफ ऑमिशन हो गया, कमीशन हो गया, सभी के लिए पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी होंगे, ठीक है। और थर्ड नंबर है प्रिवेंट डिस्पोटेज, मतलब जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है वो किसी एक के हाथ में नहीं, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के हाथ में, जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हाथ में होता है, न कि सिंगल पर्सन्स होते हैं एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो रूल करते हैं, ठीक है, कार्य करवाते हैं। उसके बाद रेडी अल्टरनेटिव गवर्नमेंट। अल्टरनेटिव गवर्नमेंट की बात करें तो जो रूलिंग पार्टी अगर अपनी मेजोरिटी खो देती है, लॉस कर देती है, तो क्या होता है, जो अल्टरनेटिव
गवर्नमेंट है, मतलब अपोजिशन पार्टी को इनवाइट किया जाता है कि वो क्या कर सकता है, गवर्नमेंट बना सकती है, ठीक है। उसके बाद है वाइड रिप्रेजेंटेशन। वाइड रिप्रेजेंटेशन मतलब होता है हमारे जो इंडियन में इतने सेक्शंस है, इतने रीजन्स है, जिनको जिनसे रिप्रेजेंटेशन करवाना गवर्नमेंट में वो पॉसिबल हो पाता है बस पार्लियामेंट्री सिस्टम के कारण ही, ठीक है। अब बात करते हैं डीमेरिट्स, पार्लियामेंट्री की डीमेरिट्स। तो ये होता है अनस्टेबल गवर्नमेंट होता है, कभी भी नो मोशंस पारित करा के सरकार गिराई जा सकती है। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि गवर्नमेंट अपना टेन्योर पूरा कर सकती है, क्योंकि नो कॉन्फिडेंस मोशंस होगा, पॉलिसी डिफेक्शंस होगा, या इविल्स ऑफ मल्टी पार्टीज कॉलिजन्स के कारण गवर्नमेंट अनस्टेबल होते हैं। जैसा कि गवर्नमेंट अनस्टेबल होते हैं तो इनके जितने भी पॉलिसी होते हैं वो उसमें वो कंटिन्यूटी नहीं रह पाती है, ठीक है। क्योंकि अनस्टेबल गवर्नमेंट में अगर मान लो गवर्नमेंट चेंज हो गई, पार्टी चेंज हो गई, उनके आइडियोलॉजी चेंज हो जाते हैं और उसके बाद पॉलिसी भी चेंज कर देते हैं वो लोग। इसीलिए पॉलिसी की कोई गारंटी नहीं होती कि कंटिन्यूटी रहेगा ही, ठीक है। पार्टी चेंज इन द पॉलिसी। उसके बाद बात करते हैं डिक्टेटरशिप ऑफ द कैबिनेट। अगर मान लो रूलिंग पार्टी पूरे मेजोरिटी है, उसमें ज्यादातर मेजोरिटी है, पार्लियामेंट में एब्सोल्यूट मेजोरिटी है, 2/3 प्लस मेजोरिटी है, तो इनके पास तो अनलिमिटेड पावर आ सकती है, ऑटोक्रेसी बन सकती है, ठीक है। उसके बाद अगला जो डिबेट्स है गवर्नमेंट बाय एमेच्योर्स। एमेच्योर्स मतलब होता है अगर मिनिस्टर्स अपने फील्ड में एक्सपर्ट नहीं है, उस प्रकार के गवर्नमेंट को एमेच्योर्स के द्वारा गवर्नमेंट कहा जाता है, ठीक है। और जो प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं उनके पास भी लिमिटेड होते हैं, रिस्ट्रिक्टेड होते हैं कि वो केवल उन्हीं को सेलेक्ट कर सकते हैं जो कि पार्लियामेंट के अंदर मेंबरशिप में है, ठीक है। वो बाहर किसी भी टैलेंटेड को चूज नहीं कर सकते एज ए मिनिस्टर्स, ठीक है। उसके बाद अगेंस्ट सेपरेशन ऑफ पावर, जैसा कि बताया गया कि जो पावर्स है वो सेपरेट होगा, लेकिन इधर लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव दोनों साथ साथ काम करते हैं, कॉर्पोरेशंस के साथ काम करते हैं, ठीक है। जो कि स्पिरिट ऑफ जो सेपरेशन ऑफ पावर की जो स्पिरिट थ्योरी है उसके बहु पूरे खिलाफ चल। अब बात करते हैं रीजंस फॉर अडॉप्टिंग पार्लियामेंट्री सिस्टम। हमारे इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम ही क्यों अपनाएंगे, इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात जो है वो फैमिलिटी विद द सिस्टम्स। जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे वो इस सिस्टम से बहुत ही ज्यादा परिचित थे, फैमिलियर थे। कब से, तो ब्रिटिश रूल से। ब्रिटिश रूल के दौरान जितने भी कॉन्स्टिट्यूशंस बनाने वाले थे वो भली भांति परिचित थे पार्लियामेंट्री सिस्टम से। सबसे जो इम्पोर्टेंट जो रीजन से ये बेस्ड है, ठीक है। और जो अगला रीजन से वो प्रेफरेंसी टू द मोर रिस्पॉन्सिबल। और हमारा जो इंडिया है ऐसी कंडीशन थी जिसमें जो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होना बहुत ही जरूरी हो जाता था, ठीक है। और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट केवल पार्लियामेंट्री सिस्टम में ही देखने को मिलती है, क्योंकि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और स्टेबिलिटी की बात करें तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम में रादर दैन स्टेबिलिटी, ठीक है। और इंडिया नीडेड रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट ड्यू टू द कंडीशन। इनकी कंडीशन इतनी बद से बदतर हो गई थी, सब एक दूसरे से फुटक गए थे, इसलिए इसमें रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होना बहुत ही आवश्यक हो गया था। वही बात करें नीड टू अवॉइड लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव कन्फ्लिक्ट। और जो लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव के कन्फ्लिक्ट अगर होते रहते हैं, ठीक है, लगातार, तो जो प्रोग्रेस है, हमारा इंडिया की कंडीशन बहुत खराब हो गई थी और उसकी जो ग्रोथ है उसमें बहुत ही विलम्ब हो सकता था, देरी हो सकती थी, ठीक है। इसीलिए हमें
इस पार्लियामेंट्री सिस्टम की भी जरूरत पड़ी, ठीक है, क्योंकि उस समय हमारा जो डेमोक्रेसी था नया नया था, ठीक है, और ये परपेचुअल ग्रोथ के लिए, लगातार ग्रोथ के लिए ये सही नहीं होता कि लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव में कन्फ्लिक्ट होते रहे। अगला जो बात है वो नेचर ऑफ इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी का जो नेचर था, ठीक है, हेट्रोजीनियस था, ठीक है, हेट्रोजीनियस, जिसके कारण इसमें रिप्रेजेंटेशंस विभिन्न विभिन्न सेक्शन से, वेरियस सेक्शन से आना जरूरी हो गया था, ठीक है, जिससे सभी सेक्शंस के लोगों को फायदा हो सके, उनकी मांगे सुनी जा सके, उनके बारे में सोचा जा सके, उनके इंटरेस्ट की बात की जा सके, ठीक है। अब बात करते हैं इंडियन मॉडल और ब्रिटिश मॉडल, दोनों में पार्लियामेंट्री सिस्टम का व्यवस्था है, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है, ठीक है। कैसे? तो जो इंडियन मॉडल्स में है रिपब्लिक सिस्टम है, वहीं वहीं हेड ऑफ द स्टेट्स प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है। और जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, पार्लियामेंट जो है हमारा इंडियन में, वो नॉट सुप्रीम है, मतलब सुप्रीम नहीं है। सबसे सुप्रीम क्या है हमारे इंडियन मॉडल में? तो कॉन्स्टिट्यूशन है, ना कि पार्लियामेंट है, ठीक है। और पार्लियामेंट के बाद लिमिटेड और रिस्ट्रिक्टेड पावर है। अगला जो पॉइंट है वो पीएम। पीएम में बी ए मेंबर ऑफ एनी ऑफ द टू हाउस, दोनों हाउसों में से किसी भी हाउस का मेंबर होना चाहिए, या तो राज्यसभा या तो लोकसभा, ठीक है। अगला जो विदाउट मेंबरशिप ऑफ द पार्लियामेंट पर्सन कैन नॉट बिकम बट बिकम, मीन्स अगर कोई पर्सन मिनिस्टर बनना चाहता है तो वो 6 महीने तक बिना किसी भी संसद सदन के, अपर हाउस या लोअर हाउस के, मतलब राज्यसभा और लोकसभा के मेंबरशिप के बिना भी वो 6 महीने तक पर्सन्स मिनिस्टर्स बन सकते हैं, ठीक है। लेकिन उनके अंदर किसी भी मेंबर को किसी भी हाउस पर, राज्यसभा हो या लोकसभा हो, दोनों में से किसी भी एक में से सदस्यता प्राप्त करनी पड़ेगी अगर उसे मंत्री बने रहना है तो। अदरवाइज उसकी मंत्री पद क्या हो सकता है? हट से सीज हो सकती है, ठीक है। अगला है नॉट लीगल रिस्पॉन्सिबल। इनके जितने भी गवर्नमेंट में जो पॉलिटिशियंस है उन पे कोई भी लीगल रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, ठीक है। और नॉट शैडो कैबिनेट, शैडो कैबिनेट भी इंडियन मॉडल में नहीं है। वही बात करें ब्रिटिश मॉडल में तो ये मोनार्चिकल है, जिसमें किंग्स और क्वींस होते हैं, ना कि प्रेसिडेंट होते हैं। और इनमें पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी होती है, सॉवरेनिटी होती है, ठीक है। और इट शुड बी ए मेंबर, जो इसमें हेड होंगे, गवर्नमेंट हेड होंगे, पीएम को क्या होना चाहिए? तो लोअर हाउस का मेंबर होना ही चाहिए, आवश्यक है। और इसमें जो पार्लियामेंट के मेंबर ही होंगे, ठीक है, जो कि मिनिस्टर बनेंगे। लीगल रिस्पॉन्सिबल्स है इसमें, जितने भी मिनिस्टर्स है इसमें लीगली रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी एक्ट का, ठीक है। और इनमें ब्रिटिश मॉडल्स में शैडो कैबिनेट्स होते हैं। शैडो कैबिनेट जो कि अपोजिशन पार्टी होती है, जो क्या करती है? रूलिंग कैबिनेट को, मतलब रूलिंग जितनी पार्टी है उसकी कैबिनेट को बैलेंस करती है, ठीक है। तो ये था हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में डिटेल वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।